डेटा रेडी किया हुआ है जिसकी हम पाइवोट रिपोर्ट रेडी करेंगे पाइवोट टेबल के थ्रू। पाइवोट टेबल के यूज़ बहुत बड़ा डेटा होगा तो उसको एनालाइज करने के लिए एंड उसको समराइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अगर बहुत डेटा बड़ा होगा तो उसको रिपोर्ट रेडी करने के लिए बहुत टाइम लगता है मैनुअली, तो पाइवोट टेबल क्या है उस काम को हमारे इजी कर देता है। इस तरीके से करता है काम, देखते हैं। पहले हम पाइवोट टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन गो टू इंसर्ट एंड क्लिक ऑन पाइवोट टेबल। देन ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पर हमारी रेंज सिलेक्ट है ऑलरेडी टेबल की, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो रिपोर्ट है वो भी न्यू वर्कशीट पर आएगी, ये भी सिलेक्टेड है। एंड देन ओके करेंगे तो क्या हो गया, नई शीट ओपन होकर आ गई है। एंड उसके बाद हम रिपोर्ट किसके अकॉर्डिंग चाहते हैं, प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं कि प्रोडक्ट नेम हमारा हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिस तरीके का डेटा व्यू चाहते हैं हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं। एंड देन तो यहाँ पर मैंने रोज़ के अंदर प्रोडक्ट नेम ले लिए एंड कॉलम्स में उसकी ब्रांड ले लिए। तो उनके अकॉर्डिंग अभी हम चाहते गए हैं, किसका चाहते हैं हम टोटल, किस तरीके से रिपोर्ट रेडी हो, प्रोडक्ट आईडी और ब्रांड का क्या क्वांटिटी का चाहते हैं, यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग चाहते हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो हम अमाउंट के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो हम अमाउंट को कहाँ पे डाल देंगे, वैल्यूज़ के अंदर। तो क्या हुआ यहाँ पे, सभी जो जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनकी जो ब्रांड है उनके अकॉर्डिंग उनकी जो क्या है सम आ गया सभी का। तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे कोई फॉर्मुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, ओनली पाइवोट टेबल का यूज़ किया एंड क्या हुआ हमारा, एक बार पाइवोट टेबल का यूज़ किया और हमारा काम हो गया, हमें कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो अभी यहाँ पे हमने सम निकाला है। यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स है, हम चेंज कर सकते हैं हम क्या निकालना चाहते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो सम ही निकालता है, हम अपने अकॉर्डिंग एवरेज चाहते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम पर क्लिक कर देते हैं तो क्या करेगा वो अमाउंट का की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। देन ओके करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आ गई सभी ब्रांड्स की, जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखेंगे जिस पर हम अपना कर्सर रखते हैं अपना, तो वहाँ पर वो दिखा रहा है कि मैक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू, एंड किसकी है ये, कीबोर्ड की, एंड उसका क्या है ब्रांड एसर। तो इस तरीके से हम इजीली डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सभी की मैक्सिमम अमाउंट फाइंड आउट होके आ गई। तो यहाँ पे हम फील्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं और एक रिपोर्ट रेडी हो गई है यहाँ पे एक डेटा की। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं द पाइवोट टेबल का यूज़ एक्सेल में। देन इसी के साथ साथ अगर हमारा ये जो मेन डेटा है इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हम अपने जो पाइवोट रिपोर्ट है उसमें भी वो चेंजेस हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्वांटिटी 13 है, यहाँ पे क्वांटिटी अगर मैं कर देती हूँ 20, तो देखेंगे उसमें हम किस तरीके से चेंजेस देखेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, एनालाइज में क्लिक करेंगे एंड रिफ़्रेश में जाके रिफ़्रेश ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, चेंजेस अपने आप आ गए होंगे रिफ़्रेश करने के बाद। तो इस तरीके से क्या है कि हमें बार बार भी ऐसे नहीं है कि हमने कुछ चेंजेस किए डेटा में, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वो चेंजेस हमारे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पाइवोट टेबल के थ्रू डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेल में इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टूल करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है
डेटा को क्या करता है, हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से काम करता है देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अमाउंट के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है अभी। देन इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ही है हाईलाइट सेल रूल। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग हाईलाइट करना चाहते हैं हम, और वो रूल्स है यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेटा करिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो यहाँ पर अभी मैंने फर्स्ट को ही ले लिया है ग्रेटर देन। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने अपने आप ही ले लिया है कि इससे ग्रेटर जो वैल्यूज़ है उनको हाईलाइट कर दिया जाए। और अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है तो वो डालकर भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अभी कि जो वैल्यूज़ ग्रेटर देन है 40,000 वो हाईलाइट हो जाए। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जिससे फिल उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेड टेक्स्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे अमाउंट में चेंजेस करने हैं अभी। देन रेड फिल कर दिया। एंड कस्टम फॉर्मेट में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस उसको हाईलाइट कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं हाईलाइट करना। तो यहाँ पर मैंने अभी ये कलर चूज़ कर दिया रेड। देन ओके करेंगे तो क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर रेड हो गया एंड बैक उसका रेड फिल हो गया। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपने सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, हाईलाइट कर दिया तो अभी कोई भी पर्सन है तो उसको क्या होगा, देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें ये क्या है, मतलब जो चीज़ अलग से हाईलाइट हो रही है तो ये पता चल जाएगा कि ये अमाउंट बड़ी है या छोटी है, जिस तरीके से हम उसको हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हम लेस देन का यूज़ कर लेते हैं। तो लेस देन के लिए हम डाल लेते हैं जो वैल्यूज़ 2 लाख से कम है वो हाईलाइट हो जाए। तो किस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। देन ओके करेंगे, जो 2 लाख से कम है वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई। तो इजीली बता सकता है कोई भी पर्सन कि हाँ ये वैल्यूज़ क्या है, 2 लाख से कम है तो वो अलग कलर में हमारे पास हाईलाइट हो रही है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम अप्लाई कर लेते हैं यूनिट प्राइस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे बिटवीन का है, इसी तरीके से हम बिटवीन का भी कर सकते हैं कि किसके बराबर होनी चाहिए वैल्यूज़। फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन, जो सेल्स बराबर है मतलब इनकी ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स क्या है, हाईलाइट हो जाए। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करेंगे। एंड जिस टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने लैपटॉप ले लिया है। हम अपने अकॉर्डिंग जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने कॉलम में से उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीपीयू को हाईलाइट करना चाहती हूँ एंड जिस कलर से चाहती हूँ वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे रेड बॉर्डर दे दिया मैंने, चेंज कर सकते हैं। देन ओके करेंगे तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट अलग से हाईलाइट हो रहा है जिसको हम अलग से शो करना चाहते हैं अपने डेटा में। देन इसके बाद तो इस तरीके से ये डिफरेंट इसमें सेल रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स है कि अपने सभी में से 10 आइटम्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं लिस्ट में से, उनको कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें मेन क्या है, न्यू रूल है। तो अभी क्या करना है हमें, हमें उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है जिसकी वैल्यू
हम एक वैल्यू सेट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू अगर 4 लाख से ज़्यादा है। हाईलाइट द प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 4 लाख से अबव मतलब ज़्यादा है, ग्रेटर देन। सो किस तरीके से करेंगे? हाईलाइट किसको करना है हमने? प्रोडक्ट नेम्स को। देन सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्या है? न्यू रूल। न्यू रूल, सेलेक्ट अ रूल टाइप। रूल टाइप इज यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। एंड देन यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है हमारा अमाउंट का जो कॉलम है I4, जहाँ से हमारे अमाउंट स्टार्ट है I4 ग्रेटर देन कितने से? मैंने ये जो डाली है वैल्यू सेट की है क्या है? 44 लाख। देन फॉर्मेट, फिल पर जाएंगे। किससे फिल करना चाहते हैं वो कलर चूज कर लेंगे। देन ओके एंड देन ओके। तो क्या हो गया? जो वैल्यूज़ क्या है 4 लाख से ग्रेटर देन है, वैल्यूज़ मीन्स जो प्रोडक्ट नेम 4 लाख से ग्रेटर देन है वो क्या है? हाईलाइट हो गई है। तो ये क्या है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल। तो किसी और सेल के अकॉर्डिंग किसी दूसरे सेल को हाईलाइट करना, न्यू रूल में। न्यू रूल ये सिखाता है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नॉर्मली जो हमने किया था वो एक पर्टिकुलर कॉलम पर अप्लाई किया था। अभी क्या किया है हमने? एक दूसरे कॉलम में से उसके प्रोडक्ट नेम को हाईलाइट किया है, अकॉर्डिंगली उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग किया है, और वो न्यू रूल के थ्रू हमने इजीली कर लिया। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल में यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इसमें रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएंगे, एंड डेटा में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड द कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स एंड देन ओके करेंगे। तो क्या हो गया? जो हमारी डुप्लीकेट्स थे वो क्या हो गया? इसने दिखा दिया 7 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ओके, तो क्या कर दिया इन्होंने? जो इसमें डुप्लीकेट्स थी जो रिपीट हो रही थी वो डिलीट कर दी हैं, एंड जो यूनिक वैल्यूज़ है वो हमारे कॉलम में आ गई हैं। तो ये क्या हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़। इस तरीके से हम सेल में से इस डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके मैंने दोबारा से इसको पहले की तरह फिल कर दिया सेल को। तो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हुआ था पाइवोट टेबल, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड इसके बाद हमने क्या कर लिया? रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या करता है? एक पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया रेंज है उसको क्या कर सकते हैं हम अपने डेटा में से अलग जो है निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को जिसको हम चाहते हैं कि सिर्फ उतना ही डेटा हमारा शो हो। तो किस तरीके से कर सकते हैं? पहले नॉर्मल फ़िल्टर लगाते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा को सिलेक्ट किया, एंड डेटा को सिलेक्ट करने के बाद होम में अंदर हमारे एडिटिंग में है सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं।
यहाँ पे फ़िल्टर का है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे फ़िल्टर के साइन आ गए। तो जिस तरीके से डेटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये दिए गए हैं कि इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ जिस डेटा को हम चाहते हैं कि वो शो हो हमारा, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन हटा दिया, और जिस पर्टिकुलर आईडी के प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल हम चाहते हैं कि वो ही शो हो, सभी की ना हो, तो वो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके करेंगे। तो देखेंगे क्या हो गया, अभी हमारा डेटा फ़िल्टर हो गया। अभी कोई भी पर्सन देखेगा तो सिर्फ इतना ही डेटा उसको शो होगा, पूरा डेटा शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एक तरीके से अपने डेटा को क्या छुपा भी दिया हमने फ़िल्टर का यूज़ करके। और हम पूरा डेटा दोबारा से चाहते हैं तो अगेन क्लिक करेंगे फ़िल्टर पर एंड यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर देंगे एंड देन ओके करेंगे। तो क्या हो गया, हमारा पूरा डेटा शो हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। तो ये नॉर्मली फ़िल्टर है जो हम अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडवांस फ़िल्टर को। तो एडवांस फ़िल्टर को क्या कैसे करते हैं देखेंगे कि पहले मैं यहाँ पे दे देती हूँ प्रोडक्ट नेम। इस प्रोडक्ट की मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है चाहिए अलग से फ़िल्टर करके, तो मैं प्रोडक्ट डाल देती हूँ यहाँ पर कीबोर्ड। एंड देन इसके बाद सबसे पहले हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। देन गो टू डेटा। डेटा के अंदर है हमारा एडवांस फ़िल्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो एडवांस फ़िल्टर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। इसके अंदर ऑप्शन है फ़िल्टर टू द लिस्ट इन प्लेस। अगर हम इसी को क्लिक करेंगे तो हमारा फ़िल्टर जो डेटा है, वो जो डेटा मेन डेटा है उसी में हमारा फ़िल्टर होके शो होगा। हम चाहते कि अलग से हमारा अनदर लोकेशन पर शो हो जो फ़िल्टर डेटा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमारा क्या है, यहाँ पे डेटा की रेंज दे देते हैं, वो ऑलरेडी दे रखी है उसने। तो ये डेटा की रेंज आ गई है। एंड इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट कीबोर्ड। देन कॉपी टू, जहाँ पर हम कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी कहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं। देन किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा डेटा शो हो। देन ओके करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आई है। इसको हम एक बार दोबारा अप्लाई करते हैं। पूरा सिलेक्ट है हमारा डेटा। देन एडवांस में जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। डेटा की रेंज ऑलरेडी आ रखी है एंड यहाँ पर एक बार हम दोबारा से क्राइटेरिया रेंज दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम नहीं डाला ना आईडी डाली, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया है, हमारा इस तरीके से हमारे पास शो कर दिया है। तो पहले मैं क्राइटेरिया रेंज को करेक्ट करती हूँ, इस वजह से मेरे डेटा में अभी क्या हुआ, मेरे पास प्रोडक्ट कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने। तो हम अगेन कर लेते हैं इसको। सो देखते हैं कैसे करेंगे। पूरा डेटा सेलेक्ट किया, देन गो टू एडवांस फ़िल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज कौन सी है हमारी, ये है जो कि दे रखी है। कॉपी टू, जहाँ पर कॉपी चाहते हैं हम उसकी, तो कॉपी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शो हो। देन ओके करेंगे तो क्या हो गया, एडवांस फ़िल्टर के थ्रू क्या हो गया, जिस डेटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया को हम अलग से शो करना चाहती है फ़िल्टर का यूज़ करके, तो क्या हो गया, कीबोर्ड की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस डेटा से, तो जितने कीबोर्ड है उसके अंदर उनकी जो भी ब्रांड है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट, तो क्या हो गया, वो एडवांस फ़िल्टर के थ्रू वो हम मेरे पास अलग से डिटेल आ गई उसकी। तो ये यूज़ है एडवांस फ़िल्टर का। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम अलग अलग जो है डिटेल फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके। सो एडवांस फ़िल्टर का यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हमने क्या किया है, एडवांस फ़िल्टर।
तो अभी हमने क्या किया है, एडवांस फिल्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडवांस फिल्टर के बाद हमारा है नेक्स्ट हमारे कुछ फंक्शंस है एडवांस फिल्टर के बाद। हमारा फंक्शन है इसमें, एक फंक्शन है इसमें हमारा सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है, ये एक छोटा सा फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। तो देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे डाल देते हैं हम अपने फंक्शन का नाम। सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर इस लिस्ट में से ही मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया माउस। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन के थ्रू मतलब जो पर्टिकुलर करेक्टर है हमारा माउस का, माउस जो हमारा टेक्स्ट है, एक इसके जो पर्टिकुलर करेक्टर है, एक पर्टिकुलर करेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट का यूज़ करके। तो ये किस तरीके से काम करता है देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा देखकर। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट देन टेक्स्ट, जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, ये है हमारा माउस। तो किस करेक्टर को हम चेंज करना चाहते हैं, माउस जो टेक्स्ट है उसकी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर डालेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। हम ओ को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड टेक्स्ट ओ। एंड किससे चेंज करना चाहते हैं उस करेक्टर को, मैं यहाँ पे आई डाल देती हूँ इन्वर्टेड कोमास के अंदर एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट का एड्रेस दे दिया एंड उसके बाद मैंने वो टेक्स्ट दिया है जिसकी जगह पर मैं दूसरा टेक्स्ट चाहती हूँ, और फिर दूसरा टेक्स्ट दिया है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेरा करेक्टर है ओ, जिसको मैंने चेंज कर दिया किससे, आई से। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ करके करेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इसी में टेक्स्ट फंक्शन का एक न्यू हमारा जो फंक्शन है इसमें, ये है ट्रिम। तो ट्रिम के नाम से भी कुछ हिंट मिल रही है। ट्रिम जैसे जैसे हम वीडियो या कुछ भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट को ट्रिम करते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। तो उस तरीके से ये ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू स्पेस सेंचुरी कंप्यूटर्स, एंड यहाँ पे मैंने एक अगेन स्पेस दे दिया एंड यहाँ पर भी स्पेस दे दिया, देन फुल स्टॉप। मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर रही हूँ। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जो हमारा ये पर्टिकुलर पूरा टेक्स्ट है एक सेल के अंदर, इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं उनको रिमूव कर देता है। तो किस तरीके से रिमूव करता है देखते हैं। इक्वल्स टू ट्रिम एंड देन टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो क्या किया है, जो मेरे जो टेक्स्ट था ये मैंने इसमें स्पेसेस ज़्यादा लगा दिए थे, तो ट्रिम का जो फंक्शन है उसने क्या किया है, स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। तो ये क्या है, ट्रिम फंक्शन है। तो इस तरीके से ट्रिम फंक्शन काम करता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है
फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज पेन्स के नाम से ही पता चल रहा है फ्रीज करना, किसी चीज़ को अपनी जगह पर ही फ्रीज कर देना, मतलब मूव नहीं करेगी वो भी। तो किस तरीके से करता है काम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है न्यू सेंचुरी कंप्यूटर्स। सो देखते हैं फ्रीज पेन कैसे काम करेगा अभी। तो हम जाते हैं यहाँ पे व्यू में, फ्रीज पेन्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। टॉप रो तो क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो सी द डिफरेंस। क्या हुआ, टॉप रो हमारी फ्रीज हो गई। अब हमारा क्या है, पेज जा रहा है डाउन डाउन डाउन, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी टॉप रो एज इट इज़ हमारे साथ जा रही है, पूरी जो हमारा ये वर्कशीट है उसके साथ मूव हो रही है। तो क्या हो गया, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। देन अगेन फ्रीज पेन्स बन जाएंगे एंड अनफ्रीज कर देंगे। अब ये क्या हो गया, अब हम इसको डाउन में करेंगे स्क्रॉल, तो अब ये क्या हो गया, अनफ्रीज होगी। तो इस तरीके से हम फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो जस्ट हम प्रोडक्ट आईडी के कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, सो उसके बाद वाला जो कॉलम है वहाँ पर कर्सर रखने के बाद फ्रीज पेन्स में जाएंगे एंड फ्रीज, एंड यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज फर्स्ट कॉलम को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। मीन्स जो हमारी शीट का फर्स्ट कॉलम है, तो क्या हुआ है, शीट का फर्स्ट कॉलम क्या है, ए है। तो क्या हो गया, डेटा हो रहा है लेकिन कॉलम फ्रीज हो गया है फर्स्ट, जिस तरीके से हमारी टॉप रो फ्रीज हुई थी। तो इसको क्या करेंगे, अनफ्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से हम फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से अगेन देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है फ्रीज पेन्स। यहाँ पे फ्रीज पेन्स आप देखेंगे जो हमारा डेटा का कॉलम है, अभी तो शीट का कॉलम किया था, तो अभी क्या हुआ है, डेटा का जो कॉलम है फर्स्ट वो फ्रीज हो गया है। अभी देखेंगे पूरा डेटा मूव हो रहा है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ है क्योंकि हमने उसको फ्रीज कर दिया है। अगर अगेन अनफ्रीज करेंगे इसको, अभी क्या हो गया, अब फ्रीज नहीं है ये क्योंकि हमने इसको अनफ्रीज कर दिया है। सो इस तरीके से हम फ्रीज पेन्स का यूज़ करते हैं एक्सेल में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट हमारा है डेटा कंसोलिडेशन। सो डेटा कंसोलिडेशन के लिए हम एक नई शीट नई वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डेटा कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर पहले एक डेटा रेडी कर लेते हैं। जिसे मंथ डाल दिया, ये जनवरी का है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स नेम डाल देते हैं। तो प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, एंड नेक्स्ट डाल देते हैं प्रिंटर। एक प्रोडक्ट्स के नेम हो गए एंड यहाँ पर क्या डाल देते हैं, सेल डाल देते हैं। चलिए तो ये प्रोडक्ट की सेल जनवरी की डाल देते हैं, माउस की।
तो यहाँ पे माउस की सेल डाल देते हैं, अपने अकॉर्डिंग डालना है। हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर ये फोर वैल्यूज़ है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, तो हम इसको टाइप कर लेते हैं। तो सेल डाल दिया हमने यहाँ पे कि माउस की जनवरी की सेल है 20,000 की, एंड कीबोर्ड की है हमारी 12 की, एंड स्पीकर की हमारी है 15 की, एंड देन प्रिंटर की डाल देते हैं 40,000 की है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट नेम है, उनकी सेल होगी जनवरी की कुछ। इस डेटा को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर्स कर लिया, एंड इस शीट को हम कॉपी कर लेते हैं, मूव और कॉपी। क्रिएट अ कॉपी, ओके। तो क्या हो गया, इसकी कॉपी आ गई यहाँ पे। तो इसमें हम चेंज कर लेते हैं फरवरी की। तो ये क्या है, इसमें हम अमाउंट चेंज कर लेते हैं, फरवरी में 24 कर लेते हैं, एंड कीबोर्ड की कर लेते हैं हम 18, स्पीकर की फरवरी में हम 10 की कर देते हैं, एंड प्रिंटर की हम कर देते हैं 50 की। तो ये हमारी फरवरी की हो गई है। तो हम इनका डेटा के नाम भी डाल देते हैं कि जनवरी का डेटा है तो जनवरी डाल देते हैं, ये फरवरी का है तो यहाँ पे फेब डाल दिया। इसके बाद हम एक और शीट बना लेते हैं, मूव और कॉपी, देन क्रिएट कॉपी, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पर डाल देते हैं हम मार्च का, शॉर्ट में, देन मार्च। तो मार्च में क्या किया हमने, एक प्रोडक्ट और हमारा बढ़ गया है यहाँ पे सेल के लिए। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम लैपटॉप। तो लैपटॉप का हम डाल देते हैं 1 लाख का सेल। इस पूरे डेटा को अगेन हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेंगे, टेबल बॉर्डर दे दिया थोड़ा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके की फॉर्मेटिंग चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जनवरी की शीट, ये फरवरी की, ये मार्च की, ये तीनों मंथ्स की सेल आ गई कुछ प्रोडक्ट्स की अलग अलग शीट्स पर। तो इसके बाद हम नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं, जिस पर हम चाहते हैं कि इन तीनों जो शीट्स है उनका डेटा एक साथ शो हो हमारे पास पूरी डिटेल कि कितनी जनवरी, फरवरी और मार्च में टोटल कितनी हुई है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक किया हमने, एंड देन इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे डेटा के अंदर, एंड डेटा के अंदर हमारा ऑप्शन है कंसोलिडेट का, इस पर क्लिक करेंगे, एंड रेफरेंस सबसे पहले कौन सी शीट का रेफरेंस देंगे, जनवरी की, देन जनवरी, एंड इसके अंदर एक हमारा क्या है, हमारा टेबल्स कौन से यूज़ करने, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, जनवरी की दे दी हमने, ऐड करेंगे, जनवरी पर क्लिक करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ऐड करेंगे, नेक्स्ट शीट फरवरी की, फरवरी की शीट का डेटा सिलेक्ट कर लिया, ऐड, एंड इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है हमारी, मार्च की, तो मार्च का डेटा सिलेक्ट कर लिया, ऐड, एंड देन क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारी फोर्थ शीट पर क्या आ गया, हमारा जो तीनों मंथ्स की जो थी कंबाइन रिपोर्ट रेडी होके आ गई है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैंने किया था क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, तो मीन्स जो हमारे सोर्स है अलग अलग शीट्स के, इस मेन डेटा, इस डेटा के जो हमने कंबाइन किया है कंसोलिडेशन के थ्रू, उससे क्या होगा
कि जैसे ये जनवरी की है, तो जनवरी में अगर बाय मिस्टेक हमसे कुछ अमाउंट में मिस्टेक हो गई है, तो क्या है कि हमने उसको बाद में करेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि 20 था लेकिन वहाँ 25 था, हमने बाय मिस्टेक कर दिया वो। तो यहाँ पर हम शीट 4 के अंदर आएंगे, तो क्या हो गया, इसमें चेंजेस हो गए अपने आप ही, क्योंकि इन शीट्स को हमने लिंक कर दिया, मतलब इस शीट को हमने लिंक कर दिया इन तीनों से। अगर इन तीनों शीट में कोई चेंजेस आएंगे तो जो हमारी मेन शीट बनाई है, कंबाइन जो बनाई है, उसमें भी चेंजेस शो होंगे। तो इसका बेनिफिट है डेटा कंसोलिडेशन में, इस कंसोलिडेशन का ये बेनिफिट है कि यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट हमारा बढ़ भी गया था मार्च में, लेकिन जो हमारी मेन शीट बनी है उसमें उसने उसको इंक्लूड करके सभी मंथ्स का जो है हमें टोटल निकाल के दे दिया है डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू। ये तो मेरे पास बहुत छोटा सा डेटा था जस्ट कि समझाने के लिए। अगर यही डेटा बहुत बड़ा होगा, रिपोर्ट ईयर्स की भी हो सकती है, ये 6 मंथ 4 मंथ्स की कंबाइन हो सकती है अलग अलग, तो उसको कंबाइन कैसे देखेंगे। तो डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू इजीली हम उसको कंबाइन करके उसकी जो है रिपोर्ट देख सकते हैं, टोटल कितना उसकी सेल हुई है या परचेज हुई है। वो डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू हमारा काम क्या है, इजी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है, तो ये हो गया हमारा डेटा कंसोलिडेशन। सो डेटा कंसोलिडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट डेटा है हमारा, डेटा कंसोलिडेशन के बाद हमारा है नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर क्या है, तो नेम मैनेजर का यूज़ हम वीलुकअप में ही देख लेते हैं। वीलुकअप में किस तरीके से नेम मैनेजर भी यूज़ होगा और वीलुकअप भी, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, कॉलम हेड्स को कॉपी कर लिया है एंड देन यहीं पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। आप जितना चाहते हैं कि वीलुकअप के थ्रू फैच करना वैल्यूज़ को, आप उतने कॉलम्स को भी ले सकते हैं, कि ये नेसेसरी नहीं है कि सभी को लेना है। इसके बाद प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं कि जिस आईडी के प्रोडक्ट की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी फैच करना है जिसका डेटा। तो यहाँ पे इसमें हम डेटा वैलिडेशन का टूल भी देख लेंगे एंड नेम मैनेजर भी एंड वीलुकअप भी। तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोडक्ट आईडीज़ डालेंगे। तो बेटर है कि प्रोडक्ट आईडीज़ को डिफरेंट टाइप करने की बजाय डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम एक लिस्ट रेडी कर ले, जिससे कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े हर एक प्रोडक्ट की आईडी। तो यहाँ पर क्या है, हम इसी सेल के अंदर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चाहते हैं। तो मैंने अभी एक सेल को ही सिलेक्ट किया है एंड इसके बाद एक सेल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर इस इस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक लिस्ट का ऑप्शन है। उस पर क्लिक करने के बाद सोर्स मतलब सोर्स वो देना है जिसकी हमें लिस्ट चाहिए अपने उस सेल में, जिस सेल पर हमने कर्सर रखा था। तो मुझे लिस्ट प्रोडक्ट आईडीज़ की चाहिए, देन ओके करेंगे। तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये एक पॉपअप मेन्यू बन के आ गया है, मीन्स हमारी जो वैलिड डेटा वैलिडेशन लिस्ट है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट की आईडीज़ की लिस्ट आ गई। तो हमें टाइप इन नहीं करना पड़ेगा बार बार आईडीज़। तो यहाँ पे जिस भी आईडी की रिपोर्ट चाहते हैं उस आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो वो आईडी आ गई है। अब उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो क्या था, एक डेटा वैलिडेशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल था ये,
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या करता है, टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम है जो हमारा डेटा में, तो लेफ्ट साइड का कॉलम ये है, टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम के थ्रू हम वैल्यूज़ को फैच करते हैं डेटा में से। मीन्स लेफ्ट मोस्ट कॉलम प्रोडक्ट आईडी है, उसके थ्रू हम उसका प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट सब क्या है फैच कर सकते हैं वी लुकअप में। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले हम इसके अंदर का एक और टूल देख लेते हैं, वो है हमारा नेम मैनेजर। तो देखते हैं किस तरीके से। तो ये हमारा जो पूरा डेटा है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लास्ट में हमारा है डिफाइन नेम, इस पर क्लिक करेंगे। इसको नेम मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये पूरा डेटा है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, इसको हम नाम दे सकते हैं कोई। बार बार उसकी रेंज देने से अच्छा है कि हम उस पूरे डेटा को एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको PR_1 दे दिया एंड देन ओके करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे इस पूरे डेटा को एक नाम मिल गया, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम भी कह सकते हैं उसके थ्रू। तो इसमें क्या है, अब हमने क्या किया, पहले डेटा वैलिडेशंस के थ्रू एक लिस्ट बना ली, उसके बाद हमने पूरे डेटा को एक नाम दे दिया नेम मैनेजर के थ्रू। इसके बाद हम वी लुकअप को अप्लाई करते हैं। तो इक्वल्स टू वी लुकअप टेबल एरे, पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है जिसके थ्रू वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो है प्रोडक्ट आईडी देन टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए क्या होगा, पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। अब जितनी बार हम वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे उतनी बार हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर दिया हमने, डिफाइन नेम यानी नेम मैनेजर का यूज़ कर लिया। अपने टेबल को एक नाम दे दिया। नाम दे दिया तो बार बार हमें क्या है, सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी उसकी रेंज। तो नाम क्या दिया है हमने, PR, वो शो कर रहा है नाम। तो क्या हो गया, हमारा डेटा को एक नाम मिल गया, कोमा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है जिसकी हमें वैल्यू फैच करनी है, वो है टेबल में हमारा सेकंड, 2 डालेंगे। एंड एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे। हमें कोई भी आसपास की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्टली वही वैल्यू चाहिए। 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, PR001 जिस प्रोडक्ट की आईडी है उसका है प्रोडक्ट नेम प्रिंटर। तो अभी तो क्या है कि ये डेटा बहुत छोटा है, तो इजीली हमारे पास आ गया, ये इजीली हमारे पास फैच होके आ गया है प्रोडक्ट नेम। अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता, फैच करना तो इजी है वी लुकअप से, लेकिन अभी डेटा छोटा है तो यूज़र को लगेगा कि ये तो हम डेटा से देख कर ही बता देते, वी लुकअप की क्या ज़रूरत थी। जस्ट बिकॉज कि मुझे ये आपको समझाना है इसलिए मैंने ये बहुत छोटा सी डेटा पर अप्लाई किया है। अगर ये डेटा 500 प्रोडक्ट्स का, थाउजेंड्स का होगा तो कितना टफ होगा, क्या स्क्रॉल करके आप देखेंगे एक एक डेटा की इंफॉर्मेशन और फिर उसको फैच करेंगे क्या। उसको ओवरकम करने के लिए हमने वी लुकअप का यूज़ किया है। जस्ट आईडी डाली एंड अपना फंक्शन अप्लाई किया एंड उसकी जो वैल्यूज़ है वो फैच हो गई है। और जो कि हमने डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना ली थी, उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आईडी चेंज करी वैसे ही प्रोडक्ट नेम चेंज हो गया। तो हुआ ना काम इजी। और उसके साथ ही हमने नेम मैनेजर का यूज़ कर लिया। बार बार हमें डेटा को सिलेक्ट करना नहीं होगा। बार बार सिलेक्शन करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है कि कोई रो रह गई है, कोई कॉलम मिस हो गया बाय मिस्टेक, तो क्या है, हमारे जो वैल्यूज़ है वो भी गलत फैच होती है। तो उस मिस्टेक को ना हो उसके लिए हमने अपने डेटा को ही एक नाम दे दिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, वी लुकअप डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट एंड डिफाइन नेम का यूज़ एक्सेल में करते हैं।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एक मैच का फंक्शन। तो पहले नॉर्मल मैच देख लेते हैं। मैच फंक्शन, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम क्या है हमारा, यहाँ पर हमने डाल दिया है यूपीएस। चलिए देखते हैं कि मैच क्या काम करता है। इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी यूपीएस, लुकअप एरे मीन्स जिसमें से लुकअप करनी है हमें वैल्यू, वो कौन सा है हमारा प्रोडक्ट नेम है, कॉलम है, सिलेक्ट कर लिया। एंड देन मैच टाइप हमने 0 कर लिया एग्जैक्ट के लिए, देन एंटर किया। तो क्या हुआ हमारे पास 6। तो कुछ इससे भी समझ आया होगा कि ये क्या हुआ है। ये क्या हुआ है कि मैच फंक्शन ने हमें पोजीशन बता दी कि यूपीएस जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो कॉलम प्रोडक्ट नेम के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, मीन्स वो कितने नंबर पर है। अभी देखेंगे 1 2 3 4 5 6। सो क्या है ये 6 नंबर पर है, तो 6 दे दिया मैच फंक्शन ने हमें। तो इजी हो गया फाइंड आउट करना कि कौन से नंबर पर यूपीएस है। तो अभी देखते हैं ये वी लुकअप में मैच फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर देते हैं विद $, कोमा, देन टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हमने टेबल का नाम दे दिया था, क्योंकि हमने नाम दे दिया तो हमें इसको फ्रीज करने की भी नीड नहीं है। देन कोमा, मैच, तो मैच के अंदर लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है हमारी ब्रांड। तो यहाँ पर हम इसकी रो को फ्रीज कर देते हैं ताकि रो चेंज ना हो। उसके लिए $, का साइन लगाएंगे, यानी कि हमारी ये रो फ्रीज हो गई है। एंड लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या है हमारा, जो हमारे टेबल के हेड्स हैं। और इनको क्या कर लेते हैं हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर लिया है। देन कोमा 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास ब्रांड आ गई स्पीकर की, इंटेक्स। तो ये क्या है हमारा मैच फंक्शन। इस तरीके से हम एक्सेल में, अभी इसी में हमने कितने सारे फंक्शंस को अप्लाई कर लिया। एक वी लुकअप के अंदर ही हमने डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बनाना, एंड उसी के बाद हमने क्या किया नेम मैनेजर का, कि ये डेटा को किस तरीके से नाम दे देते हैं, और नाम करके हमारा नाम देने के बाद हमारा काम कितना इजी हो गया। एंड उसके बाद नॉर्मली वी लुकअप के थ्रू हमने किस तरीके से प्रोडक्ट नेम को फैच किया। एंड इसके बाद वेरी स्टार्टअप ऑफ मैच की नॉर्मल मैच फंक्शन होता ही क्या है, हमने वो भी देख लिया इसमें। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मैच फंक्शन को हमने वी लुकअप में भी अप्लाई करके देख लिया कि वी लुकअप में मैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है। सो इस तरीके से एक्सेल हमारे काफ़ी कामों को ईजी कर देता है। सो थैंक यू।